नमस्कार। निर्माण आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपको जो टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं वो है आपका पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन। तो ये जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन, बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली हम कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है ना, और उसमें किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया प्रोग्रामिंग के लिए, ये सब हम जानेंगे। इसी प्रकार से हम फिर आगे आएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम जो हमारी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। ठीक, इसका मेन घटक क्या था। ठीक है, ऐसे ही हम आ जाएंगे सेकंड के बाद थर्ड जनरेशन में कि सेकंड जनरेशन के बाद क्या क्या नए चेंजेस आए जो हमको थर्ड जनरेशन में दिखाई देते हैं। क्लियर। इसी प्रकार फिर हम फोर्थ जनरेशन में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो फोर्थ जनरेशन है वो किस प्रकार की है, आपकी फोर्थ जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम आ जाएंगे जो हमारी पांचवी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, जिसको कई बार लोग फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को लोग क्लब भी कर देते हैं, मिक्स भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर की हम जनरेशन स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि प्राचीन काल से मतलब कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कंप्यूटर का कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ है। ठीक है, तो 2 मिनट हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। हालांकि मेंस में आपसे ये नहीं पूछेगा, मेंस में आपसे सीधे वो जनरेशन ही पूछेगा, पर इस पृष्ठभूमि के रूप में हम ये जो 3-4 आपके पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपका कंप्यूटर का विकास हुआ। देखिए, कंप्यूटर का जहां तक विकास क्रम का सवाल है, सबसे पहले आपका 2400 BC, इस समय रोमन यानी एथेंस के आसपास आपका जो रोमन एबेकस था उसको क्या किया गया, उसको बेबीलोनिया में प्रयुक्त उपकरण से विकसित किया गया। आपके रोमन एबेकस को विकसित किया गया। एबेकस क्या थी? एबेकस बेसिकली एक बहुत प्राचीन टूल था जो क्या था, जो आपको गणनाएं करने में आपकी मदद करता था। ठीक है, बहुत ही प्राइमरी टूल था जो उस समय आपकी कुछ गणनाएं आप उसके माध्यम से कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1614 के आसपास एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। क्या नाम था उनका? इनका नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का निर्माण किया जिसका नाम था नेपियर बोन। क्या नाम था? नेपियर्स बोन। ये बेसिकली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसकी मदद से हम लोग गुणा और भाग कर सकते थे। ठीक है, इस कैलकुलेटिंग डिवाइस के माध्यम से गुणा और भाग किया जा सकता था। इसके बाद हम आगे आते हैं तो 1682 के आसपास एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था बैलेंसी पास्कल। क्या नाम था? बैलेंसी पास्कल। इनके द्वारा पास्कलाइन विकसित किया गया। ये क्या था? ये पास्कलाइन बेसिकली एक प्रकार का अर्थमेटिक टूल था जिससे हम कुछ गणितीय गणनाएं कर सकते थे। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए क्या था कि 2400 BC के आसपास आपका रोमन एबेकस विकसित हुआ। 1614 में आपका एक आपके स्कॉटिश गणितज्ञ थे जॉन नेपियर जिन्होंने नेपियर्स बोन का आविष्कार किया, जो कि क्या था, एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ऐसे ही 1682 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे बैलेंसी पास्कल जिनके द्वारा पास्कलाइन विकसित किया गया, जो कि एक प्रकार का अर्थमेटिक डिवाइस था जिसके माध्यम से हम कुछ गणनाएं कर सकते थे। आगे चलते हैं। 1822 के आसपास अंग्रेजी गणितज्ञ थे एक जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? चार्ल्स बेबेज ने पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने पहली
स्वचालित काउंटिंग मशीन डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, और इसे ही क्या है, इसे ही दुनिया के पहले यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये हुआ था आपका 1882 के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1837 में, देखते हैं क्या हुआ। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने ही क्या किया कि एक नई कंप्यूटिंग मशीन को उन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, जिसे कहा गया एनालिटिकल इंजन। क्या कहा गया, जिसे कहा गया एनालिटिकल इंजन। ठीक, ये क्या था, ये बेसिकली दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था जो किससे संचालित होता था, जो भाप के इंजन से संचालित होता था। ठीक है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले के क्लासेस में। ठीक, तो ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था, ये क्या था, ये दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था जो भाप के इंजन से संचालित होता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसका नाम था क्या, अगस्टा एडा किंग। ये बेसिकली आपसे फिल्म से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि आपका जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था वो कौन था, वो था अगस्टा एडा किंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1872 में देखिए क्या होता है। 1872 में पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर एक ज्वार भविष्यवाणी करने वाली मशीन थी। 1872 में क्या था, आपके पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया जो एक ज्वार की भविष्यवाणी करने वाली मशीन थी। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था सर विलियम थॉमस ने। किसने किया था, इसका आविष्कार किया था सर विलियम थॉमस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1935 में देखिए क्या हुआ। 1935 में जो एलन ट्यूरिंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर की थ्योरी दी। क्या दी, 1935 में एलन ट्यूरिंग को सॉफ्टवेयर की थ्योरी देने के लिए क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उन्होंने सॉफ्टवेयर की थ्योरी दी पहली बार 1935। ठीक है, आगे देखते हैं 1945। 1945 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। इसमें क्या हुआ, इसमें दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे जे प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मर्चली द्वारा विकसित किया गया। क्या नाम था इसका, आपने फिल्म्स में पढ़ा भी होगा, एनिएक। एनिएक का विकास किया गया। 1945 में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया गया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एनिएक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। एनिएक क्या था, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अभी हम फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र आएगा। ठीक, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे जे प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मर्चली द्वारा विकसित किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 1958। 1958 में क्या हुआ, 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस द्वारा किसका निर्माण किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया, यानी आपकी आईसी का निर्माण किया गया। आईसी सब आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, अभी हमको पढ़ना अभी आगे। तो 1958 में जो जैक किल्बी थे और रॉबर्ट नॉइस थे, उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। ठीक है, उसके बाद 1963 में आए तो डगलस एंजल बर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया, जिससे क्या है, हम लोग सभी लोग यूज करते हैं माउस को। तो 1963 में डगलस एंजल बर्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया। ठीक, एक और देखिए 1981 में क्या हुआ। 1981 में एडम ऑसबर्न ने क्या किया, लैपटॉप का आविष्कार किया। क्या हो गया, आपके लैपटॉप का आविष्कार हो गया 1981। क्लियर है। तो ये क्या था, ये था आपका कंप्यूटर का एक संक्षिप्त इतिहास। के कंप्यूटर का प्राचीन काल से देखा जाए तो वर्तमान तक
कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखिए, सबसे पहले जो आपकी है वो आएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का जो टाइम है वो है लगभग आपका अप्रोक्सीमेट 1942 से 1956। अलग अलग बुक्स में या अलग अलग जगह पे आर्टिकल्स में इसका टाइम में 1-2 साल का आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक, जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स यानी निर्वात नली पर आधारित था। किस पर आधारित था? वो था आपका वैक्यूम ट्यूब्स यानी आपकी जो निर्वात नली है उस पर आधारित था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण में वैक्यूम ट्यूब्स यानी निर्वात नली का प्रयोग किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बॉल भी कहा जाता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? आपको मैं वैक्यूम ट्यूब दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह की होती थी। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब्स की फोटो है। इन वैक्यूम ट्यूब्स के माध्यम से क्या किया गया है? आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, बेसिकली वैक्यूम ट्यूब होती क्या है कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या रहता है? वैक्यूम यानी निर्वात रहता है, और उस निर्वात में प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है? करंट को पास किया जाता है। ठीक है, हालांकि अब यूज में नहीं आती हैं आपके वैक्यूम ट्यूब, और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये क्या थी? ये साइज में काफी बड़ी होती थी। ठीक है, इनका आकार बड़ा होता था, और ऐसी हजारों लाखों वैक्यूम ट्यूब से मिलकर आपका क्या बनता था? आपका कंप्यूटर बनता था, जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, ये आपको समझ में आया? ये तो पता ही है आपको कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या है वो भी आपने देखा कैसे दिखाई देती है वैक्यूम ट्यूब, और ऐसी हजारों वैक्यूम ट्यूब जो आकार में खुद ही बहुत बड़ी थी, ऐसी हजारों बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स के प्रयोग द्वारा क्या किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अब चूंकि वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी, ठीक है, और ऐसी हजारों लाखों वैक्यूम ट्यूब्स का आपने इस्तेमाल किया कंप्यूटर को बनाने में प्रथम पीढ़ी के, इसलिए जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो क्या थे? आकार में कैसे होंगे? वो आकार में काफी बड़े होते थे। हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होने के कारण इनका आकार कैसा होता था? काफी बड़ा होता था। ठीक, अगली देखिए लाइन क्या लिखा हुआ है? साथ ही अत्यधिक ऊर्जा खपत के कारण ये कंप्यूटर जल्द ही गर्म हो जाते थे। क्या हो जाते थे? गर्म हो जाते थे, जिस कारण एसी के बिना इन्हें चलाना संभव नहीं था। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो वैक्यूम ट्यूब थी वो क्या करती थी? वो ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत करती थी। वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था। ठीक, और ऐसी आपकी हजारों लाखों क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था कंप्यूटर को बनाने में फर्स्ट जनरेशन के। तो जब इतनी बड़ी संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करेंगे हम लोग, और उन वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होगा? पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। जब पावर कंजम्पशन यानी ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा होगी, तो क्या है? आपका जो कंप्यूटर होगा वो भी कैसा होगा? बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जितना ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा आपकी मशीन उतनी जल्दी बर्नआउट होगी, उतनी जल्दी वो क्या होगी? गर्म होगी। जिस वजह से क्या होता था? जिस वजह से ये कंप्यूटर क्या होते थे? जल्दी ही गर्म हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आपके कमरे के आकार के बड़े बड़े कंप्यूटर हैं। ठीक है, वहां पे हजारों आपकी वैक्यूम ट्यूब लगी हैं जो क्या हो रही हैं? जो आपकी ऊर्जा खपत कर रही है बहुत ज्यादा, जिस वजह से क्या है? आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आपका पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो कैसा हो जाता था? कैसा हो जाएगा? वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यही समस्या क्या थी? इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आती थी, जिस वजह से अब चूंकि ऊर्जा खपत काफी ज्यादा थी, जिस कारण क्या है? ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। इसलिए जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन्हें हम एसी के बिना नहीं चला सकते थे।
यदि आज की तुलना करें तो आज की क्या है, आज की डेट में हम यदि एसी ना भी हो तो भी हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। पर उस जमाने में जब आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे तो उनको चलाने के लिए आपको एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते थे, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इस कंप्यूटर के लॉजिक सर्किट बनाने में किया गया था। क्या बनाने में किया गया था? लॉजिक सर्किट, ठीक है। लॉजिक सर्किट बनाने के लिए बेसिकली प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। लॉजिक सर्किट क्या होते हैं मैंने आपको बताया भी था, अभी आगे पढ़ना भी है कि क्या होता है। आपका जो सीपीयू होता है इसमें एक होता है एएलयू, और हाँ आपके सीपीयू में एक होता है क्या, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें एक होता है आपका क्या, अर्थमेटिक यूनिट, और एक क्या होती है आपकी लॉजिक यूनिट। ये आपकी क्या है, ये है आपकी लॉजिक यूनिट, ठीक। तो बेसिकली हर कंप्यूटर में ये होता है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आपको जो लॉजिक सर्किट बनाना था उसके लिए बेसिकली आपने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया था। सर्किट, लॉजिक सर्किट जैसे आपको मैंने बताया भी था क्या होते हैं, गेट्स टाइप के, एंड गेट, ठीक है, नॉर गेट, नॉट गेट, इस टाइप से जो गेट्स होते हैं, इसी जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स था उनका इस प्रकार से प्रयोग किया गया था कि वो इस तरह के गेट्स के रूप में कार्य करें वहां पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं आगे इसकी और क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, आपको मैंने क्लास, जो आपकी दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था, ठीक है, और मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, मेमोरी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, और या आपकी द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। और प्राथमिक मेमोरी को ही क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक मेमोरी को ही हम आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक। तो अब देखिए, ये जो कंप्यूटर थे आपके प्रथम पीढ़ी के, इनमें बेसिकली जो आपकी आंतरिक मेमोरी मतलब आपकी प्राइमरी, प्राथमिक, ठीक है, जो आपकी आंतरिक मेमोरी थी उसके लिए क्या था, उसके लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? उसके लिए प्रयोग किया जाता था चुंबकीय ड्रम का, ठीक है। तथा डाटा और सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए, यानी डाटा और सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, हम करते थे पंच कार्ड का प्रयोग। हालांकि अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ये देखिए, जो चुंबकीय ड्रम था ये कुछ ऐसा दिखाई देता था उस समय जब इसका इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए, आंतरिक मेमोरी के लिए, ठीक। और जो आपके डेटा और सॉफ्टवेयर स्टोरेज होते थे वो कहां होते थे, वो आपके पंच कार्ड में। क्या है आपका, ये है आपका पंच कार्ड, ठीक। आपका जो आंतरिक मेमोरी थी उसके लिए क्या करते थे हम यूज, चुंबकीय ड्रम, और डाटा और सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए हम यूज करते थे किसका, पंच कार्ड का प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, जो ये आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें बेसिकली आपने किसका प्रयोग किया, इसमें आपने प्रयोग किया मशीनी भाषा का और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए किसका प्रयोग किया था, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। ये क्या होता है, देखिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कंप्यूटर की भाषाएं। उस टॉपिक में हमको भाषाओं को डिटेल से पढ़ना है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती हैं। अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती हैं, ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं वो
दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है आपकी निम्न स्तरीय, पहली होती है आपकी निम्न स्तरीय। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये होगी आपकी लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी आपकी भाषा का प्रकार है वो कहलाता है आपका उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय भाषा, ठीक, इन्हें बोला जाता है हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक, निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है? देखिए, आप निम्न स्तरीय भाषा बेसिकली दो प्रकार की होती है, इसको भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहली आपकी जो निम्न स्तरीय भाषा है वो आपकी कहलाती है कौन सी? मशीन भाषा। कौन सी भाषा? मशीन लैंग्वेज। इसे बोलते हैं मशीन भाषा या मशीनी भाषा। ठीक है, ये आपकी मशीनी भाषा पहली निम्न स्तरीय भाषा का पहला प्रकार। और दूसरा होता है आपका असेंबली भाषा। इसे बोलते हैं हम असेंबली भाषा। ये क्या होती है? आपको पता है कंप्यूटर क्या चीज समझता है? कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। तो बेसिकली वो भाषा जो केवल 0 1 यानी बाइनरी अंकों में लिखी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा। ठीक, ये आपको समझ में आया मशीनी भाषा क्या हुई? वो भाषा जो आपके बाइनरी अंकों में लिखी जाती है, जिन्हें कंप्यूटर सीधे समझ लेता है, डायरेक्ट समझ लेता है कंप्यूटर, वो आपकी क्या कहलाती है? 0 और 1। तो मशीनी भाषा का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमको जो भी कोड देना होगा, जो कुछ भी करना होगा, सब किसमें करना पड़ेगा? वो हमको करना पड़ेगा 0 और 1 के तमाम कॉम्बिनेशन में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। हमको हर चीज के लिए 0 1 के तमाम आपके कोड्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक नॉर्मल आदमी के लिए यदि हम लोग सोचें कि हम ये भाषा सीख जाएं, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। यदि हम लोग चाहें कि हम लोग मशीनी भाषा समझ जाएं, कि हम लोगों को मशीन लैंग्वेज का ज्ञान हो जाए, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। इस भाषा का ज्ञान केवल एक्सपर्ट्स को ही हो पाता है। ठीक है, हम लोग यदि चाहें, सीखना चाहें, तो हम ऐसे नहीं, आसानी से नहीं सीख सकते। ठीक, दूसरी आपकी भाषा है क्या? असेंबली भाषा। असेंबली भाषा भी बेसिकली आपकी निम्न स्तरीय भाषा का एक प्रकार है और काफी कुछ मशीनी भाषा से ही मिलती है। अंतर केवल यह आ जाता है कि यहां आपने जो बाइनरी अंकों में आप लिख रहे थे, यहां पे आप अंग्रेजी के कुछ कोड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, बेसिकली इन शब्दों को बोला जाता है निमैनिक कोड। इनको बोलते हैं निमैनिक कोड। ठीक है, सब ये अंग्रेजी शब्द कुछ प्रकार से रहते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया सब, मान लीजिए लिख दिया मैंने एड। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया एम्यून मुल। कुछ इस तरह से क्या है, आप शब्द लिखते हैं इंग्लिश के जिन्हें निमैनिक कोड कहा जाता है। तो असेंबली भाषा में हमको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक, अब ये जो असेंबली भाषा है ये भी क्या है? ये भी बहुत टफ है। इसको भी हम लोग चाहें कि हम लोग सीख लें, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। इसको भी क्या है? एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग यदि चाहें कि मशीनी भाषा सीख लें या आप आपकी असेंबली भाषा सीख लें, तो वो एक जनरल आदमी के लिए या जनरल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये कहलाती है आपकी निम्न स्तरीय भाषा। अच्छा, दूसरा जो भाषा का प्रकार है वो है आपका क्या? उच्च स्तरीय भाषा। अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। बेसिकली आज की डेट में हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे C++, ठीक है, और भी हैं,
फोर्ट्रॉन हो गई आपकी, ठीक है। सिर्फ शुरुआती जो उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रॉन थी, कोबोल थी, ठीक। आपका जो जावा है, ये जो भाषाएं हैं C++, जावा, ओरेकल वगैरह, ये सब क्या है, ये सब आपकी उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब जो उच्च स्तरीय भाषा होती हैं इनको कोई भी सीख सकता है, यदि हम लोग चाहें तो ये भाषा हम लोग बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इंजीनियरिंग में तो ये लैंग्वेज आपको सिखाई ही जाती है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई चाहता है कि मैं उच्च स्तरीय भाषा, कोई भी उच्च स्तरीय भाषा सीख लूंगा, मुझे सी सीखना है, C++ सीखना है, या जावा सीखना है, ओरेकल सीखना है, तो बड़ी आसानी से वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकता है और वहां जाके इस भाषा का कोर्स करके 2 से 3 महीने के अंदर ही क्या है, इस भाषा के ऊपर अपनी कमांड बना सकता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि उच्च स्तरीय भाषाएं अब आ चुकी हैं, जिस वजह से क्या है, कोई भी व्यक्ति इन भाषाओं को समझ सकता है, सीख सकता है। इस वजह से आज की डेट में आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है वो करना क्या हो गया है, वो करना आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो भाषाएं आ गई हैं उनको हम लोग या कोई भी ऑपरेटर आराम से सीख सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपकी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास नहीं हुआ था। जब आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे उस समय उच्च स्तरीय भाषा का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय हम क्या यूज करते थे, उस समय हम मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। उस समय हम मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का ही प्रयोग करते थे, जो जन सामान्य के लिए समझना क्या था, बहुत मुश्किल था। हम लोग 0-1 की लैंग्वेज और ये न्यूमेरिक कोड की लैंग्वेज नहीं समझ सकते थे, ठीक। तो यही ये चीज, ये लाइन बोल रही है कि इन कंप्यूटर में क्या था, इन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के लिए किसका प्रयोग किया गया, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा थी, ठीक है। आज की डेट में नहीं किया जाता, आज की डेट में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उच्च स्तरीय भाषाओं का। पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के लिए मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक। अब देखिए ये पॉइंट देखिए कि जो आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो क्या है, उनको चलाने के लिए आपको बहुत सारे, एक तो नहीं बहुत सारे ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती थी। आपको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। और साथ ही जो भी ऑपरेटर्स होते थे जो कंप्यूटर को चलाते थे, उनके लिए भी ये शर्त थी कि उन्हें कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी वाली भाषा, कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उस समय के जो कंप्यूटर है उसमें तो प्रोग्राम आप किस में करते थे, मशीनी लैंग्वेज में, या आपके क्या कहते हैं, आपके असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो ऑपरेटर्स थे उनको भी कंप्यूटर की ये विशिष्ट भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक था, ठीक है। पर यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि ये भाषा जन सामान्य के लिए इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। तो जो आपके ऑपरेटर्स थे उनको भी निम्न स्तरीय भाषा का ज्ञान होना उस समय आवश्यक था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, ये जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका जो गणना का समय था वो था आपका मिली सेकेंड में। किसमें था? वो था आपका मिली सेकेंड में। और साथ ही जो आपके ये कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के, ये बहुत धीमी गति से कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? इनकी स्पीड बहुत स्लो थी, और साथ ही इनके द्वारा जो परिणाम दिया जाता था, जो इनका द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता था, वो भी क्या था, वो भी 100% सही नहीं होता था। क्लियर है? जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें गणना का समय था किसमें? मिली सेकेंड में, ठीक। और साथ ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो रिजल्ट देते थे वो कैसे थे? वो 100% एक्यूरेट नहीं होते थे, वो 100% शुद्ध नहीं होते थे। साथ ही इनकी जो गति होती थी वो भी क्या थी, इनकी स्पीड भी बहुत स्लो होती थी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर? अब एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के देख लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं पूरे सारे पॉइंट्स, तो हमको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे समझाती है प्रथम पीढ़ी के, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था, जनरेशन 1942 से 1956 के आसपास, ठीक है। किसका प्रयोग किया निर्माण में, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व भी कहते हैं। अब इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जिसके कारण इनका आकार कैसा होता था, बहुत बड़ा होता था। और साथ ही अत्यधिक ऊर्जा खपत के कारण ये कंप्यूटर कैसे थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिस कारण एसी के बिना इन्हें चलाना संभव नहीं था। क्लियर है। आगे देखिए, इन कंप्यूटरों में आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग होता था, तथा डाटा और सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए हम पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। ये आपका चुंबकीय ड्रम है और ये आपका पंच कार्ड है, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए क्या था, बहुत सारे ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती थी। जो गणना का समय था वो किसमें था आपका, वो था आपका मिली सेकेंड में। और जो ये कंप्यूटर थे ये बहुत धीमी गति से कार्य करते थे, तथा इनके द्वारा जो परिणाम दिया जाता था वो भी 100% सही नहीं होता था। क्लियर है। तो ये क्या था, ये था आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, आपका ये था आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। एक चीज और देख लीजिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का जो उपयोग था वो कहां किया गया था, वो किया गया था आपका वैज्ञानिक अनुसंधान में। कहां किया गया था, वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्य में आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, ठीक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का सबसे फेमस उदाहरण है आपका ENIAC, जो अभी मैं बता चुका हूं। ENIAC क्या है, आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक। इसके अलावा एक और था जिसे कहते हैं एडवेब, ठीक। तो ये एक दो एग्जांपल आपको याद रखना है जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के थे, ठीक। ये आपकी हुई आपकी प्रथम पीढ़ी। अब हम आते हैं द्वितीय पीढ़ी पे, ठीक। प्रथम पीढ़ी आपने अच्छे से समझ ली कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे, उनमें क्या क्या समस्याएं थी। अब हम आते हैं द्वितीय पीढ़ी पर। देखिए अभी आपने देखा कि आपका जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे, वो आधारित थे वैक्यूम ट्यूब्स पर, निर्वात नली पे। आपकी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान ले लेते हैं क्या, ट्रांजिस्टर। वहां वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगता है। जैसे देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो प्रमुख घटक है वो क्या था, वो था आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। जिस प्रकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक निर्वात नली था, उसी प्रकार द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था ट्रांजिस्टर। अब जो ट्रांजिस्टर था ये क्या था, ये साइज में कैसे थे, अपेक्षाकृत छोटे थे, ठीक है। साथ ही क्या है, ये कम विद्युत खपत वाले भी थे, ये पावर कंजम्पशन कम करते थे ट्रांजिस्टर, साथ ही आकार में छोटे थे। कुछ इस तरह से आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए ये आपका ट्रांजिस्टर, ये क्या था, ये आपकी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। ये आकार में छोटा था, ठीक है, साथ ही इसमें पावर कंजम्पशन भी कम होता था। अब आगे देखिए हुआ क्या कि जब आपने द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया तो एक तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या आ गई, एक क्रांति सी आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर था वो क्या था, वो निर्वात नली की तुलना में काफी एफिशिएंट था, काफी ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता था। ये जो कंप्यूटर थे ये आपके द्वितीय पीढ़ी के ये क्या थे, ये अधिक तीव्र गति से कार्य कर सकते थे। इनकी जो स्पीड थी पहले की तुलना में कैसे हो गई थी, बढ़ चुकी थी, ठीक है। अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे, तथा इनके द्वारा जो परिणाम दिया जाता था, इनके द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता था वो भी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कैसा था, अधिक शुद्ध था, यानी ज्यादा एक्यूरेट था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की से अधिक तुलना करें तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते थे, ठीक। देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि जो ट्रांजिस्टर था वो क्या था,
आकार में छोटा था। तो जब ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया तो आपकी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार क्या है, उनका आकार पहले से छोटा हो गया। ठीक है, पहले से छोटा हो गया। साथ ही क्या था, आपने अभी पढ़ा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, ताप की समस्या होती थी। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा करती थी, जिससे ओवरऑल आपका जो कंप्यूटर था वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। तो जो आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर थे उसमें चूंकि आप लोग ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे और ट्रांजिस्टर क्या थे, आकार में छोटे थे, साथ ही ऊर्जा खपत भी तुलनात्मक रूप से काफी कम करते थे। इस वजह से जो आपकी अधिक ताप वाली समस्या थी जो प्रथम पीढ़ी की, उस समस्या का समाधान क्या हो गया, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हो गया। यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में अधिक ताप वाली जो समस्या थी वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई। ठीक है, अधिक ताप वाली समस्या कैसी थी, वो आपकी यहां पर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे थे जो कम ऊर्जा की खपत करते थे। क्लियर है? आगे देखिए, ये जो आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इस समय क्या आपकी ट्रांजिस्टर 1960 के आसपास आपका जो दशक था उसमें पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई। ठीक है, आपकी जो प्राथमिक मेमोरी थी 1960 के दशक में पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित आपकी प्राथमिक मेमोरी आ चुकी थी। साथ ही द्वितीयक मेमोरी में आपको कल पढ़ा चुका हूं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, साथ ही द्वितीयक मेमोरी के लिए क्या है, हम लोग चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग करने लगे। क्या चेंजेस आ गए आपके? आप प्रथम पीढ़ी से तुलना करें तो द्वितीय पीढ़ी में आपके जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, उसमें प्राथमिक मेमोरी हो गई थी आपकी पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित आ चुकी थी आपकी प्राथमिक मेमोरी। साथ ही जो द्वितीयक मेमोरी थी उसके लिए हम लोग चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे आपको दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपके मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क हैं, दिख रहा है आपको? ये आपकी द्वितीय पीढ़ी के क्या है, कंप्यूटर है, कुछ इस तरह से होते थे। ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम लोग करते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को संचालित करने के लिए एक या दो व्यक्ति ही पर्याप्त थे। मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हमने क्या देखा कि आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, वहीं जो आपकी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनको संचालित करने के लिए एक या दो व्यक्ति ही पर्याप्त थे। ठीक, आगे देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर थे वहां से बेसिकली आपने क्या है, प्रोग्रामिंग के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं आप लोग। ठीक, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हमने मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का ही प्रयोग किया था, जो क्या थी, जो कि निम्न स्तरीय भाषा थी। पर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपने फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। ठीक है, यहां से आपकी फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक, एक पॉइंट और है इसमें, ये देखिए कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आरंभ हुआ। किसका प्रयोग आरंभ हुआ? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हमें आगे पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में ही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, शुरुआती प्रकार है, जिसे कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उस समय हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है इसके, IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज करके आपके क्या है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है। ठीक, ये आपका क्या है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर दिखाई देता था। तो एक बार हम इसका जल्दी से समराइज कर लेते हैं।
फिर तृतीय पीढ़ी पे चलते हैं। देखिए इस बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं तृतीय पीढ़ी पे। द्वितीय पीढ़ी क्या थी? आपका जनरेशन टाइम क्या है? 1956 से 1965। ठीक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो कैसे थे? अपेक्षाकृत छोटे थे और कम विद्युत खपत वाले होते थे। ठीक है, ये कंप्यूटर अधिक तीव्र गति से क्या थे? कार्य करने में सक्षम थे तथा इनके द्वारा दिए जाने वाला परिणाम पहली पीढ़ी की अपेक्षा ज्यादा या अधिक शुद्ध था। ठीक है, 1960 के दशक के आसपास पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित आपकी प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई तथा द्वितीयक मेमोरी यानी स्टोरेज के लिए आपने क्या किया? द्वितीयक मेमोरी के लिए आपने चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग आरंभ कर दिया। ठीक है, आपके चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग होने लगा द्वितीयक मेमोरी के लिए। इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर को संचालित करने के लिए एक या दो व्यक्ति ही पर्याप्त थे, ज्यादा ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। साथ ही इस पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक, इसका उपयोग बेसिकली क्या कहाँ किया जाता था? इसका भी वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आरंभ हुआ। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल थे IBM 70 सीरीज और IBM 1600 सीरीज। ठीक है, ये आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनका समय है लगभग 1964 से 1975 के आसपास का। ठीक है, अब देखिए पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हमने क्या यूज किया? उसमें हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब। उसमें क्या यूज किया था? उसमें हमने किया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपने किसका इस्तेमाल किया? उसमें आपने इस्तेमाल किया था वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली का। ठीक है, उसके बाद जो आपकी सेकंड जनरेशन थी उसमें आपने क्या कर दिया? उसमें निर्वात नली का स्थान किसने ले लिया? उसमें आ गया आपके ट्रांजिस्टर। क्या आ गए? ट्रांजिस्टर। ठीक है, और जब आप सेकंड से थर्ड जनरेशन में आते हैं यानी तृतीय पीढ़ी में आते हैं तो आपके ट्रांजिस्टर का स्थान कौन ले लेगा? आपके ट्रांजिस्टर का स्थान ले लेगा एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या है? ये है आपका आईसी। पहली जनरेशन के कंप्यूटर में आपने यूज किया निर्वात नली, मेन घटक था निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में था आपका ट्रांजिस्टर और तीसरे में आपका ट्रांजिस्टर का स्थान ले लेता है आपकी आईसी यानी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अब देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को अब देखते हैं हम। जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या था? उसमें ट्रांजिस्टरों का स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टरों का स्थान ले लिया एकीकृत परिपथ यानी आईसी ने। ठीक है, आईसी क्या होता है? देखिए आईसी एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा होता है। कैसा है? आईसी एक छोटा सा कैसा? इस प्रकार का आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें क्या है? जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। ठीक है,
आईसी क्या है? आईसी एक बहुत छोटा सा आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निहित होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें क्या है, उसमें हजारों की संख्या में आपके यहाँ पे ट्रांजिस्टर और आपके अन्य उपकरण लगे रहते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, ये है आपका आईसी। ठीक है, ये आईसी है। तो ये आईसी को यदि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस आईसी में क्या दिख रहा है? इस आईसी में आपको बहुत छोटे छोटे आपको ट्रांजिस्टर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिखेंगे। इसी आईसी के यदि अंदर के पार्ट को हम जूम करके आपको यदि मैं दिखाऊं तो क्या है, वहां पे आपको कुछ इस तरह से बहुत छोटे छोटे आपको ट्रांजिस्टर हजारों की संख्या में आपको और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए दिखाई देंगे। ये आपका कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कैसा होता है? ये देखो, ये आयताकार एक टुकड़ा है कि नहीं, और इस छोटे से टुकड़े में क्या है, हजारों की संख्या में आपके ट्रांजिस्टर और अन्य उपकरण लगे रहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्किट या आपका आईसी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईसी। यही आपका क्या है? एकीकृत। यह है आपका एकीकृत परिपथ। क्लियर है? यह है आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का एकीकृत परिपथ, ट्रांजिस्टरों का, एक थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टरों का स्थान, ट्रांजिस्टरों का स्थान किसने ले लिया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का स्थान एकीकृत परिपथ यानी आईसी ने ले लिया। आईसी क्या होता है? आईसी एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। ठीक, अब देखिए, जो आईसी थी वो क्या है, वो और भी छोटी हो गई, होगी कि नहीं होगी? आपने छोटे से टुकड़ों में बहुत छोटी सी जगह पे आपने क्या है, आपने हजारों ट्रांजिस्टर वगैरह फिट कर दिए इतने से टुकड़े पे। तो हुआ क्या कि आईसी के प्रयोग से क्या हुआ? आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर का जो आकार था वो क्या हो गया? वो और भी छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, साथ ही जो गति थी वो कैसी है? वो गति भी आपकी बढ़ गई। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो गई। जो मेमोरी थी आपकी उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी वृद्धि हो गई। कंप्यूटर की जो मेमोरी थी उसमें भी वृद्धि हो गई तथा जो लागत है उसमें भी क्या आई? उसमें आपकी कमी आ गई। ठीक, आईसी के प्रयोग से बेसिकली आपको बहुत फायदे हुए कि आपके कंप्यूटर का क्या हो गया? लघुकरण हो गया, छोटा हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी मेमोरी बढ़ गई उसकी। ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। ठीक, बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक, आपकी जो ये इंटीग्रेटेड चिप थी, एकीकृत परिपथ था, उसको इस पीढ़ी में बेसिकली एसएसआई तथा एमएसआई मॉडल पर तैयार किया गया था। ये क्या होता है? एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तथा एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली तीसरी पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर थे उनमें जो चिप बनाई गई थी आपकी, जो आपकी आईसी चिप बनी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका बना था, वो बेसिकली एसएसआई और एमएसआई डिजाइन पर आधारित थे। ठीक है, होता क्या ये एसएसआई और एमएसआई डिजाइन? बेसिकली एक प्रकार का पैटर्न है कि आप मान लीजिए आपकी ये एक फिक्स साइज की आईसी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी क्या है? एक आईसी। अब मान लीजिए इस आईसी के प्रति इकाई क्षेत्र पर, इस आईसी के प्रति इकाई क्षेत्र पर या किसी भी आप हिसाब से कोई भी इकाई ले लो, उसमें आप जितने ट्रांजिस्टर लगा रहे हो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा रहे हो उनकी संख्या के आधार पर ही क्या है, हम इसका विभाजन एसएसआई और एमएसआई में कर देते हैं। यानी मान लीजिए कि एक चिप है, वहां पे आपने क्या कर दिया, उस चिप में आपने लगा दिए 1 से लेके 10 तक ट्रांजिस्टर। क्या किया आपने? 1 से लेके 10 तक ट्रांजिस्टर और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपने लगा दिए। तो ये बेसिकली ये आपका आएगा किसके अंदर? ये आएगा आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन।
इसका शब्दों को समझिए। स्मॉल मतलब छोटा, स्केल मतलब माप, एक तरह की छोटी माप पे आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किया। मतलब आपने, क्योंकि आपने कम नंबरों में ट्रांजिस्टरों को लगाया है, इसलिए आपको क्या कहलाएंगे, ये आपका कहलाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए ये जो चिप थी, इसमें अभी आपने क्या किया था, 1 से लेकर 10 तक मान लीजिए आपने ट्रांजिस्टर लगाए थे। अब मान लो इसी चिप में मैं, अब मान लीजिए इसी चिप में मैं 10 से लेके कितना 500, सपोज कहिए मान लीजिए मैंने 500 तक आपने क्या किया, मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिए। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, आपका चिप का एरिया उतनी है, चिप उतनी है, चिप की साइज आपकी नहीं बढ़ रही है, चिप की साइज तो उतनी है आपकी, जितनी आपकी एसएसआई में चिप की साइज थी उतनी आपकी एमएसआई में भी चिप की साइज उतनी है। पर उसी चिप में क्या कर दिया आपने, और ज्यादा ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटीग्रेट कर दिया। मतलब आपके नंबर ऑफ आपके जो इक्विपमेंट है वो क्या है, उसी उतने ही एरिया में आपके जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट थे वो क्या है, बढ़ गए। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बता रहा, हम लोग चिप की साइज को नहीं बढ़ा रहे हैं, चिप तो उतनी ही है जितनी होती है, पर उसी चिप में क्या है, हमने अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिया। तो वो आपका कहलाता है क्या, वो आपका कहलाता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका जो एसएसआई है, जो एमएसआई है, उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है। ठीक है। फिर आपका वीएलएसआई भी होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इन सब में क्या होता है, जैसे जैसे आपके उपकरणों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या है, आपका जो स्केल है वो भी क्या है, बढ़ता जाता है। पहले आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, फिर आप मीडियम पे करोगे, फिर आप लार्ज पे करोगे, और फिर आप वेरी लार्ज पे करोगे। ठीक। तो तीसरी पीढ़ी की जहां तक बात है, तो उसमें क्या था, इसमें आपकी जो आईसी बनी थी वो किस पे आधारित थी, वो आपकी एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित हुई थी। ठीक है। इस पर आधारित आपकी चिप का विकास हुआ था। ठीक। अब देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा और क्या क्या चीजें हुई थी। ये जो आपका तृतीय पीढ़ी का आपका जो कंप्यूटर है, इसमें क्या था, इसमें इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में पहली बार क्या है, क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है आपकी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। ठीक। आगे जो आपकी चुंबकीय टेप और डिस्क जो हम यूज करते थे, उसमें क्या है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हो जाती है इस पीढ़ी में। ठीक है। साथ ही आपकी जो सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरण थे, उनका भी क्या है, विकास होने लगा। आपके अर्धचालक युक्तियों पर आधारित जो आपके भंडारण उपकरण थे, उनका भी क्या विकास होने लगा। ठीक। जैसे रैम क्या थी, रैम भी बेसिकली क्या है आपकी एक सेमीकंडक्टर चिप ही तो है, मैंने आपको कल बताया था। तो रैम के कारण क्या हुआ, कंप्यूटर की गति में वृद्धि होने लगी। ठीक है। अच्छा, जो आपका गणना का समय था वो आपका कहां पहुंच जाता है, वो आपका हो जाता है नैनो सेकंड में। कहां हो जाता है, वो हो जाता है आपका नैनो सेकंड में। ठीक। आगे देखिए, जो आपकी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, यहीं से ही पहली बार क्या हुआ, कंप्यूटर का व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोग आरंभ हो गया। मतलब आपकी जो पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उस समय तक उस समय तक यदि लोग चाहें कि अपने घर ले आए तो लाना संभव नहीं था। क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ था, वो केवल रिसर्च लेवल पे ही प्रयोग में लाए जाते थे। पर तीसरी पीढ़ी से इसका क्या है, इसका कमर्शियल, इसका व्यवसायिक और व्यक्तिगत प्रयोग होना आरंभ हो जाता है। ठीक। आगे देखिए, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि आपकी उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया था, फोर्ट्रन कोबोल जैसी भाषाएं आप लोग इस्तेमाल करने लगे थे। इसमें क्या था, तृतीय पीढ़ी में आपकी उच्च स्तरीय भाषाओं में क्या है,
पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। क्या है ये जो पास्कल और बेसिक, ये क्या है, ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार है। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा में क्या है, प्रोग्रामिंग के लिए पास्कल तथा बेसिक का विकास हो गया। ठीक, इसके अलावा इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, जो भी मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में समझाऊंगा। ठीक है, आगे जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, जो हम आज की डेट में अलग अलग देखते हैं कि प्रिंटर ले लिया, माउस ले लिया, या एंटीवायरस की सीडी लिया, ये सब क्या है, इनकी अलग अलग बिक्री भी क्या है, आपकी तीसरी जनरेशन से प्रारंभ हो गई। यानी कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग अलग खरीद सकते थे। ठीक है, जैसे आज के डेट हम लाते हैं कि जब कोई प्रिंटर लाना है, या मान लीजिए कभी सीपीयू खराब हो गया, कभी माउस खराब हो गया, ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत है, हार्ड डिस्क लानी है, नई हार्ड डिस्क ले आए, तो ये सब चीजें क्या है, यहां से होना, इनकी अलग अलग बिक्री प्रारंभ होना शुरू हो गई। ठीक, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे IBM 360, वैक्स 750, ये क्या है, ये आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है। ठीक, तो ये आपका क्या था, ये था आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, जो किस पर आधारित था, जो आधारित था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पर, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का समय काल क्या है, 1975 से 1989, 1975 से 1978। देखिए आपको समझाता हूं। अभी जो आपकी पहली पीढ़ी थी, उसमें आप किसका यूज किया, आपने वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, पहली में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आपका क्या आ गया, सेकंड में आ गया आपका ट्रांजिस्टर। ठीक, और थर्ड में आ गया आपका क्या, आ गया आपका आईसी। आईसी कैसी आईसी, जो आपकी SSI और MSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित आपकी जो चिप थी, उसका निर्माण किया गया था। ऐसे एकीकृत प्रणाली का निर्माण किया गया था। ठीक, अब हम आते हैं चौथी पीढ़ी पे। किस पे? चौथी पीढ़ी पे। चौथी पीढ़ी के जब कंप्यूटर आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम इस्तेमाल करने लगते हैं किसका, माइक्रो चिप का। किसका प्रयोग करते हैं हम, माइक्रो चिप का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम माइक्रो चिप का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं। माइक्रो चिप क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ क्या कि जो आपकी आईसी थी, इसी आईसी को हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर बनाने लगे। किस पे बनाने लगे, इसको हम VLSI डिजाइन पर इसका निर्माण करने लगे। VLSI का मतलब क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आपकी चिप तीसरी पीढ़ी में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में बन रही थी, उसी चिप का निर्माण अब शुरू हो जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर। ठीक है, और जैसे ही आपकी आईसी का निर्माण VLSI डिजाइन पर होना आरंभ हो जाता है, वैसे ही आपकी जो आईसी है ये क्या कहलाने लगती है, ये कहलाने लगती है माइक्रो चिप। क्या कहलाने लगती है, यही आपकी जो आईसी चिप थी अब चौथी पीढ़ी में कहलाने लगेगी माइक्रो चिप। क्यों, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, अब आपने इस चिप का निर्माण वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर कर दिया। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब हुआ कि आप उसी साइज की, उसी आकार की चिप में आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, हजारों की संख्या में आपने और ज्यादा वृद्धि कर दी। ठीक, तो यही आपकी आईसी क्या बन जाती है, माइक्रो चिप। और बेसिकली आपका जो माइक्रो चिप है, इसी को हम बोलते हैं क्या, यही आप माइक्रो चिप आपकी कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक,
यही माइक्रोचिप आपकी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। तो आपको क्लियर हुआ कि थर्ड जनरेशन में आपकी जो आईसी थी उसका निर्माण हो रहा था एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पे। चौथी पीढ़ी में उसी चिप का निर्माण होने लगता है वीएलएसआई डिजाइन पे यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर उसका निर्माण होने लगता है, जिस वजह से वही चिप आपकी कहलाने लगेगी माइक्रोचिप। और माइक्रोचिप को ही क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप को ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हुआ। अब हम आते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पे। देखिए समय आपने देख लिया 1975 1989। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया, जो कि वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित होती है। ठीक, तो किस पर आधारित होती है, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन पर आधारित होती है। ठीक है, वीएलएसआई डिजाइन पर आधारित होती है। इन परिपथों के 1/4 भाग में कितने लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। ये भी आप चीज मैंने आपको समझाई थी कि क्या हुआ, उसी आकार की जो चिप थी उसके साइज नहीं बदला आपने, चिप तो उतनी है, और उसी चिप में और महीन आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया कि आपने और ज्यादा सूक्ष्म रूप से क्या कर दिए, आपने लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ज्यादा ऐड कर दिए। एरिया तो आपने वही रखा, पर उसी एरिया में आपने नंबर ऑफ इक्विपमेंट और ज्यादा वो आप बढ़ा दिए। तो जितने ज्यादा आप इक्विपमेंट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फाइन होता जाएगा, उतनी ज्यादा सूक्ष्म आपने इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। तो यही आपका क्या है, ये आपका वीएलएसआई डिजाइन में हो गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया, जो कि वीएलएसआई डिजाइन पर आधारित होते हैं। ठीक, इन परिपथों के लगभग 1/4 भाग में केवल अकेले 1/4 भाग में ही लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब काफी सारे संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए। अब चूंकि आपने सोची लाखों आपके जो ट्रांजिस्टर और आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, उनको आपने क्या किया, उनको आपने एक छोटी सी चिप में लगा दिया। तो जब आपने इतने ज्यादा नंबर में आपने जो उपकरण थे उनको एक छोटी सी चिप पे फिट कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर का आकार कैसा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, अत्यधिक छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सब कुछ तो एक छोटी सी माइक्रो चिप पे लगा दिया। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से क्या हुआ, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप, अभी आपको बताया था कि एक ही बात होती है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप एक ही बात होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा हो जाता है, अत्यधिक छोटा हो जाता है। ठीक है, साथ ही जो कार्य करने की क्षमता है वो कैसी थी, वो बढ़ जाएगी, और जो उसकी विश्वसनीयता है, मतलब जो उसकी रिलायबिलिटी है, उसमें क्या होगा, उसमें भी आश्चर्य रूप से वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आकार के आधार पर ही इस पीढ़ी के कंप्यूटर को हम किसमें वर्गीकृत करते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया। ये सारे कंप्यूटर के प्रकार मैं आपको क्लास 1 में पढ़ा चुका हूं, समझा भी चुका हूं। तो बेसिकली चौथी पीढ़ी के जो आपके जो कंप्यूटर है उन्हीं को आपने किसमें बांट देते हो, उन्हीं को आप माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटरों में बांट देते हो। ठीक है, आकार के आधार पर ही इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को इसमें माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया। ठीक, अच्छा आगे देखिए। अब आपका जो कंप्यूटर का समय था, अब वो कहां चला जाएगा, नैनो सेकंड से वो कहां चला जाएगा, वो अब चला जाएगा आपका पीको सेकंड में। कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका पीको सेकंड में। कंप्यूटर का जो गणना समय है वो आपका कहां चला गया, 10⁻⁻12 होता है आपका पीको सेकंड में हो गया आपकी कंप्यूटर की गणना का समय, किसमें, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक, आगे देखिए। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का उपयोग एक साथ कई कार्यों में किया गया
तथा उच्च गति वाले नेटवर्क जैसे लेन, वेन, मेन का विकास हुआ। ठीक है, क्या हो गया? मल्टीटास्किंग स्टार्ट हो गई। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि आप एक साथ कंप्यूटर से कई तरह के कार्य कर लो। जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट्री बना लो, साथ में गाने भी सुन सकते हो। ठीक है, एक छोटी साइड में हो सकता है पिक्चर चल रही हो आप, या मैच देख रहे हो आप, तो ये सब क्या है? ये सब मल्टीटास्किंग है कि एक ही समय पे आप एक ही कंप्यूटर से कई तरह के कार्य कर रहे हैं। गाने भी सुन रहे हैं कंप्यूटर से, अपना काम भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का उपयोग क्या हुआ? एक साथ कई कार्यों में किया गया। साथ ही क्या है? आपके जो उच्च गति वाले नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेन एरिया नेटवर्क, ये सब क्या है? इनका भी विकास हुआ। ये जो नेटवर्क है ये हम इंटरनेट में पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए, समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन आरंभ हुआ। क्या हुआ? समानांतर कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटर में मैंने आपको समझाया था पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये वही चीज है, समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया, यानी आपके गाने वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ठीक है, सॉन्ग वगैरह, इन सब का प्रचलन आरंभ हुआ। ठीक, जो आपके अभी तक आप चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग कर रहे थे, उसका स्थान किसने ले लिया? उसका स्थान पूरी तरह से आपकी अर्धचालक मेमोरी, वही आपके रैम रोम वगैरह, इन्होंने ले लिया। ठीक है, साथ ही जो रैम थी उसकी क्या है? उसकी क्षमता में भी चौथी पीढ़ी में वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से जो कार्य क्या है, कार्य करने की आपकी जो गति वो कैसा हो गई? वो बहुत तीव्र हो गई। ठीक है, रैम की क्षमता में वृद्धि से जो आपका कार्य था वो कैसा हो गया? अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। क्लियर है? आगे, तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या हुआ? उसमें आपके MS डॉस और MS विंडो का विकास हुआ। स्कूल के टाइम में आपने MS डॉस पढ़ा होगा, बहुत पहले, अब तो शायद पढ़ाया भी नहीं जाता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉस और MS विंडो का विकास हुआ, तथा उच्च स्तरीय भाषा में किसका विकास हुआ? उच्च स्तरीय भाषा में आपकी C लैंग्वेज यानी C भाषा का विकास हुआ। और C भाषा के विकास से आपका जो प्रोग्रामिंग क्या है उसका सरलीकरण हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग काफी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि C भाषा को सीखना कंपैरेटिवली काफी आसान है। ठीक, एग्जाम्पल आपके जितने भी आपके पीसीज हैं, डेस्कटॉप हैं, वो सब क्या है? वो सब आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही उदाहरण है। तो ये आपको क्लियर हो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है? एक बार जल्दी से इसे समराइज कर लेते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया, जो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन पर आधारित है। इन परिपथों के 1/4 भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का जो आकार है वो अत्यधिक छोटा हो गया, तथा कार्य करने की क्षमता और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो गई। ठीक, आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आदि में विभाजित करते हैं। ठीक, आगे देखिए, कंप्यूटर का जो गणना समय था वो किसमें हो गया? वो पिकोसेकंड में हो गया। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का उपयोग एक साथ कई कार्यों में किया जाने लगा, तथा आपके जो उच्च गति वाले नेटवर्क थे जैसे कि लेन, वेन, मेन, इनका विकास हो गया। ठीक, समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन आरंभ हुआ। साथ ही चुंबकीय टेप और जो डिस्क थे उनका स्थान किसने ले लिया? आपके अर्धचालक मेमोरी यानी आपकी जो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, रैम रोम, उन्होंने पूरी तरह से इसका स्थान ले लिया। और साथ ही रैम की क्षमता में वृद्धि हुई, जिस वजह से आपका जो कार्य वो कैसा हो गया? अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉस और MS विंडो का विकास हुआ, तथा उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का प्रयोग आरंभ हुआ या उसका विकास हुआ, जिससे आपकी क्या है? प्रोग्रामिंग का सरलीकरण हो गया। ठीक है, जितने भी आपके पीसीस और डेस्कटॉप हैं वो आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 4th जनरेशन का क्या है? ये VLSI डिजाइन पर आधारित है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI डिजाइन पर आधारित आपकी क्या है? ये आपकी जो चिप है वो VLSI डिजाइन पर आधारित है। ठीक,
अब हम आते हैं हमारी आखिरी पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पे। ठीक है, इनका जो समय माना जाता है वो बेसिकली 1989 से वर्तमान तक माना जाता है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि कई जगह पे चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को एक ही मान लिया जाता है या एक साथ ही उसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, और कई बार उसको हम अलग अलग सेपरेट रूप से भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो बेसिकली आपकी जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो क्या है, वो अभी विकास की अवस्था में, मतलब कंप्यूटर तो बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, पर अभी भी उनके ऊपर रिसर्च चल रही है कि उनको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। ठीक, मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी जो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। किसका प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ेंगे कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है, इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। क्या मतलब हुआ इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, रजनीकांत की एक मूवी आई थी रोबोट, जिसमें रजनीकांत जैसा ही हूबहू एक रोबोट बनता है जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था चिट्टी। ठीक है, तो वो जो रोबोट था चिट्टी रोबोट, वो क्या था, वो बेसिकली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित था, है ना। आप मूवी देखेंगे तो उसमें मूवी में आपको दिखेगा कि जो चिट्टी रोबोट है वो क्या करता है, वो बिल्कुल आदमियों की तरह ही निर्णय ले सकता है। मतलब मान लीजिए कहीं भूकंप आए या मान लीजिए कहीं आग लग जाए, तो क्या है, उस चिट्टी रोबोट को आपको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वैसे तो कंप्यूटर की सीमा हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर कैसी मशीन है, कंप्यूटर एक जड़ मशीन है। क्यों? क्योंकि हमें निर्देश देने पड़ते हैं, बिना हमारे निर्देश वो काम नहीं करेगा। पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आपके रोबोट या कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जड़ मशीन नहीं होते हैं। ठीक है, इस जड़ मशीन की सीमा को ही समाप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। तो बेसिकली जो भी रोबोट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होते हैं तो उनको आपको हर चीज के लिए कमांड देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं अभी आपको उस मूवी के बारे में बता रहा था कि होता क्या है कि उस मूवी में एक जगह आग लग जाती है या मान लीजिए शायद भूकंप कुछ आ जाता है, बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। तो जो चिट्टी रोबोट है वो उस बिना किसी से कुछ पूछे, किसी प्रकार की कमांड लिए खुद से निर्णय लेता है, समस्या को एसेस करता है अपने सिस्टम में, और उसके बाद खुद अपने आप उस बिल्डिंग में चला जाता है और उस बिल्डिंग में जो लोग फंसे हुए थे उनको लेकर बाहर आ जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में उस चिट्टी रोबोट को आपने किसी प्रकार कोई निर्देश दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित था, इसलिए वो समस्या को समझकर खुद से निर्णय लेने में सक्षम था, और जिस वजह से वो क्या करता है, वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और अपने हिसाब से लोगों को बाहर निकाल लाता है, उसे किसी प्रकार के दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज क्या की जा रही है, ये चीज आपकी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में की जा रही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि रोबोट आपकी आवाज से, आपकी इमेज से क्या है, तीव्र गति से कार्य कर सके। जैसे आपका जो आईफोन वगैरह है वो क्या है, आजकल क्या है, फेस रिकॉग्निशन आ गया है कि मोबाइल को आपने अपने सामने रखा, उसने आपका फेस देखा और मोबाइल अपने आप अनलॉक हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। ठीक, आगे देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI चिप के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया जा रहा है या किया जाएगा। पहले हमने शुरुआत कहां से की, SSI से, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसका बीच में एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आता है। उसके बाद चौथी पीढ़ी में हम कहां पहुंच गए, चौथी पीढ़ी में पहुंच गए हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। और जो पांचवी पीढ़ी है ये VLSI से भी ज्यादा
सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि इसमें उससे भी ज्यादा यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया जा रहा है। मतलब ये जो चिप होगी इसमें VLSI डिजाइन पर आधारित चिप है, उससे भी ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उससे भी इसमें ज्यादा होंगे। मतलब VLSI चिप में आपके जितने उपकरण थे उससे ज्यादा उपकरण आपके किसमें लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा उपकरण आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली चिप पर लग जाएंगे, जिसका प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं क्या है, वर्तमान के कंप्यूटर से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय तथा जटिल और विषम परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होंगी। क्या मतलब है कि जो आपकी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगी वो कैसे होगी, वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा रिलायबल हो जाएगी, साथ ही जो जटिल और विषम परिस्थितियां होंगी उनमें भी कार्य करने में सक्षम होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चिट्टी रोबोट क्या करता है कि बिल्डिंग गिर जाती है, विषम परिस्थिति आ जाती है, लोग फंस जाते हैं, तो वो उन परिस्थितियों में जाके लोगों को बचाकर ले आता है, यानी कि वो विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने में सक्षम है। ठीक, आगे जो आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है इसमें क्या है, आपकी जो प्रोग्रामिंग की विधियां हैं ये और सरल हो जाएंगी। ठीक है, और ज्यादा आसान हो जाएंगी। साथ ही इस पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण यानी स्टोरेज के लिए क्या करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आपकी जो ब्लू रे डिस्क है जो हमें आगे पढ़ना भी है, इसका विकास किया गया, जिससे क्या है, जिससे कि इसकी भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ठीक, तो ये आपका क्या 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर जो अभी भी विकास की अवस्था में है, मतलब इसमें कंप्यूटर का निर्माण भी हो रहा है पर साथ ही साथ आपका रिसर्च भी किया जा रहा है कि इसको और बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम और बेहतर तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपकी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें क्या है, 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया है। ठीक, इसका क्या मतलब है, देखिए आप टीवी में माइक्रो प्रोसेसर के एड्स वगैरह देखते होंगे लैपटॉप वगैरह के। ठीक है, HP के, सैमसंग वगैरह, आपके जो HP के आता है, ठीक है, और सोनी का हो गया आपका, तो आपको एड्स में एक शब्द सुनाई देता है क्या आजकल, एक तो आपको सुनाई देता होगा ड्यूल कोर, ये शब्द आप सुनते होंगे ड्यूल कोर, या ये भी सुनते होंगे एक शब्द ये भी सुनते होंगे आप मल्टी कोर, सुनते होंगे मल्टी कोर प्रोसेसर। आप टीवी वगैरह में या नेट पर जब ऐड चलते हैं तो कुछ इस तरह से आते हैं कि इट्स द ड्यूल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर। ठीक, क्या मतलब होता है इसका ड्यूल कोर का और मल्टी कोर का, देखिए जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो क्या है बेसिकली आप जानते हैं क्या है, एक प्रकार की चिप है कि नहीं, माइक्रो चिप एक प्रकार की। तो जो माइक्रो चिप का वो जो कोर होती है बेसिकली क्या है, ये माइक्रो चिप का ही भाग होती है। ये कोर माइक्रो चिप का वह भाग होती है जो वास्तविक रूप से डाटा को प्रोसेस करने में काम आता है। मतलब जो कोर है वो चिप का ही भाग है जो वास्तविक रूप से डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक, तो एक उसमें प्रोसेसर में आपके कई सारे कोर हो सकते हैं, मान लीजिए एक से ज्यादा कोर हो गए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जितने भी कोर हैं ये अपने आप में एक इंडिविजुअली CPU की तरह कार्य करते हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि ड्यूल कोर, ड्यूल मतलब एक से ज्यादा, 2, तो मान लीजिए किसी चिप में क्या है, आपके किसी प्रोसेसर में आपकी 2 चिप लगी हुई हैं और दोनों ही क्या अलग अलग CPU की तरह कार्य कर रहे हैं। मतलब इसमें एक से ज्यादा कोर आपके कार्य कर रही है। यही ये चीज बोल रहा है कि 2 प्रोसेसर को क्या कर दिया आपने एक साथ जोड़ दिया, मतलब आपने एक ही सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, आपने 2 प्रोसेसर 2 चिपों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कोर है। ठीक, इस वजह से क्या होता है
इस वजह से आपके सिस्टम की क्या है जो स्पीड है वो क्या है बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। ड्यूल कोर क्या हुआ, मल्टी कोर क्या हो गया। बेसिकली आप याद रखने के लिए आपको बता देता हूँ, आप इस तरह से मान सकते हैं कि ड्यूल कोर का मतलब हो गया कि आपकी एक से ज्यादा इसमें माइक्रोचिप लगी हुई है। ठीक है, आगे देखिए एक लास्ट उसमें लाइन लिखी हुई है कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग भी इसमें किया जा रहा है, जिससे क्या है इसके भंडारण में वृद्धि हुई है। जो ये मैग्नेटिक बबल मेमोरी है बेसिकली मेमोरी का एक प्रकार है जिसमें क्या है, जिसमें उच्च भंडारण की क्षमता पाई जाती है। क्लियर है, तो ये था आपका 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। ये देखिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित आपकी चिप। ठीक है, 5th जनरेशन में। अगला हमारा जो कंप्यूटर का प्रकार है अलग से है, ये आपकी पीढ़ियां जनरेशन वो खत्म हो चुकी हैं। ये है आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, फिल्म्स वगैरह में इससे पूछ लिया जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं फिल्म्स में, और अभी शायद मेंस में भी इस पे एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, देखिए फिजिक्स की एक शाखा होती है जिसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। फोटॉन्स वगैरह आपने सुने होंगे नाम। ठीक है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बेसिकली किस पे आधारित है, वो है आधारित आपके क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है आपका क्या, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक, ये जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं इनमें बेसिकली जो आपके आंकड़े हैं उनका आप संग्रहण, उनका स्टोरेज और उनकी जो प्रोसेसिंग होती है संसाधन वो किसमें करते हैं, वो करते हैं आप क्वांटम कणों में। किसमें करते हैं, क्वांटम कणों में। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो ध्यान से देखिए, इनमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कणों में होता है, और ये जो कण हैं ये कण युग्म यानी जोड़े में रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें बोला जाता है क्यूबिट। क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्यूबिट। जैसे आपके जो साधारण डिजिटल कंप्यूटर है उनमें क्या इकाई आपकी, बिट। बिट है कि नहीं, बिट बोलते हो आप, 0 या 1 हो सकती है कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही जो आपके क्वांटम कंप्यूटर में उसमें जो इकाई है वो कहलाती है आपकी क्यूबिट। क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है क्यूबिट। ठीक, आगे देखिए, जहां साधारण कंप्यूटर में डाटा को बाइनरी अंकों यानी 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में डाटा क्यूबिट्स, क्यूबिट्स का मतलब होता है आंशिक 0 और आंशिक 1, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में डाटा क्यूबिट्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। इसके रूप में, क्यूबिट्स के रूप में ट्रांसमिट होता है, जिसमें डाटा एक ही समय में 0 और 1 दोनों फॉर्म में मौजूद होता है। क्या होता है, जिसमें डाटा एक ही समय में 0 और 1 दोनों फॉर्म में मौजूद होता है, जिसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में अध्यारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर इंपोजिशन या अध्यारोपण। ठीक, इस कारण इनकी क्षमता और गति आम कंप्यूटरों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी आपने ये जो देखा, जो मैंने लाइनें पढ़ी, अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया होगा कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर, कैसे घूमता है, स्पिन करता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अपनी कक्षा में घूमता रहता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए उसका रोटेशन होता रहता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, वो ऐसे
घूम रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन कई तरह से स्पिन हो सकता है, ऐसे भी स्पिन होगा, ऐसे भी स्पिन होगा, है ना, वो ऐसे भी स्पिन होगा, हर डायरेक्शन में वो स्पिन करेगा। पर आपको समझने के पॉइंट ऑफ से अभी मैं आपको केवल इतना दिखा रहा हूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का क्या है, चक्कर लगा रहा है, बहुत तेज गति से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ये एरो दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या है कुछ समय के लिए मान लीजिए इसको डिनोट कर देते हैं हम किससे, इसको हम डिनोट कर देते हैं, एक मिनट, ये जो एरो है इसको हम डिनोट कर देते हैं कुछ समय के लिए किससे, 0 से। और जो आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है, आपका जो ऊपर की मूवमेंट है, इसको हम शो कर देते हैं किससे, 1 से। मतलब अपवर्ड मतलब 1 और डाउनवर्ड मतलब 0। ठीक, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, या आपके जो कण है वो क्या होते हैं, वो इतनी तेजी से स्पिन करता है कि क्या होता है कि इतनी तेजी से घूमता है कि किसी भी मूवमेंट का जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे आप ऑब्जर्व करेंगे लैब में, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको एक ही समय में वो इलेक्ट्रॉन नीचे भी जाते हुए दिखाई देगा और ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। कैसा, एक ही समय में आपको ऐसा लगेगा वो नीचे भी जा रहा है और एक ही उसी समय वो लगेगा वो ऊपर भी आ रहा है। मतलब ये इतनी तेजी से घूमेगा, इतनी तेजी से घूमेगा कि जो ये नीचे वाला डायरेक्शन और आपके ऊपर वाली डायरेक्शन है इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि एक ही मूवमेंट यानी एक ही क्षण पे ऊपर भी है और नीचे भी है। मतलब क्या हो गया, वो उसके आंशिक रूप से वो 0 भी शो कर रहा है और आंशिक रूप से वो क्या शो कर रहा है, आंशिक रूप से वो 1 भी शो कर रहा है। क्लियर हुआ, ये आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ से मैं बता रहा हूं। तो यही वो क्या चीज है, यही चीज वो क्या बोल रहा है कि जहां साधारण कंप्यूटर में हम डाटा को क्या करते हैं, बाइनरी अंकों 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में जो डाटा है वो क्या है, वो क्यूबिट्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली जो आपका साधारण कंप्यूटर था उसमें आपको क्या मिल रहा था, उसमें या तो आपको मिल रहा था एक ही बार में या तो 0 मिल रहा था या फिर क्या मिल रहा था 1, इन दोनों में से एक ही मिल रहा था। आपको 2 ही आउटपुट तो मिल रहे थे। सादा जो आपकी सिंपल आपका कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर, उसमें आपको क्या है 2 ही प्रकार के आउटपुट मिलते हैं, 0 या 1 मिलते हैं। अब जब क्वांटम कंप्यूटर है तो वहां क्या हो रहा है, वहां पे आपके आंशिक 0 और आंशिक 1 भी मिल रहा है। मतलब यहां आपको क्वांटम कंप्यूटर में 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 0 1 एक साथ भी मिल रहा है। क्या हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटर में आपको 3 स्टेट मिलने लगी है। मतलब एक ऐसी स्टेट भी मिलने लगी है जिसमें क्या है, आपको एक ही समय में वो ऊपर और नीचे यानी 0 भी दिखाएगा और 1 भी दिखाएगा। मतलब एक ही आपको 0 वैल्यू 1 वैल्यू भी वो एक साथ देगा। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है आंशिक 0 और आंशिक 1। यही चीज क्या है, यही चीज वो बता रहा है कि जहां साधारण कंप्यूटर में डाटा को बाइनरी अंकों 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में डाटा किसमें, क्यूबिट्स यानी आंशिक 0 और आंशिक 1 के रूप में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जिससे क्या है, डाटा एक ही समय में 0 और 1 दोनों फॉर्म में मौजूद होता है। ये आपको क्लियर हुआ कि जो आपका डाटा है वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों फॉर्म में मौजूद होता है। और इसी को हम क्वांटम फिजिक्स की भाषा में बोल देते हैं क्या, अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन। मतलब एक के ऊपर दूसरी को भी उसी के ऊपर एक तरह से बोलते हैं, उसी के ऊपर लाद दिया आपने, इसी के ऊपर आपने 0 के ऊपर ही आपने क्या 1 को भी टांग दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप अध्यारोपण में एक के ऊपर आपने दूसरी चीज भी रख दी। ये आपकी चीज क्या है, ये आपकी कहलाती है अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन। और जब आपको पता है, जब आपको एक साथ ही 0 1 मिलेंगे, दोनों फॉर्म आपको जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होगी, इसकी जो क्षमता उसकी जो गति होगी वो कैसे हो जाएगी, वो आम कंप्यूटरों की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है, ये था आपका क्या क्वांटम कंप्यूटर। अब इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, फिर आपकी चीज आपको क्लियर
हो जाएंगे। देखिए अब इसको पढ़िए, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन किसमें होता है, क्वांटम कणों यानी क्यूबिट में होता है। ठीक है, और क्यूबिट का मान क्या होता है, आंशिक, क्यूबिट का मान होता है आंशिक 0 और आंशिक 1 दोनों होता है। ठीक है, आंशिक 0 और आंशिक 1। तो अब देखिए इनमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कणों में होता है। ये कण किसमें रहते हैं, ये कण हमेशा युग्म यानी जोड़े में रहते हैं। ठीक है, जैसे आंशिक 0 और आंशिक 1 के रूप में, जिसे क्यूबिट कहा जाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्यूबिट। ठीक है, ये क्या है, ये जोड़े के रूप में है, आंशिक 0 भी है और आंशिक 1 भी है यहाँ पर। ठीक, आगे जहां साधारण कंप्यूटर में डाटा को बाइनरी अंकों 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में डाटा किसमें प्रोसेस होता है, आपके क्यूबिट यानी आंशिक 0 और आंशिक 1 के रूप में इसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डाटा एक ही समय में 0 और 1 दोनों फॉर्म में मौजूद होता है। किसमें होता है, 0 और 1 दोनों फॉर्म में मौजूद होता है, जिसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, हम अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। इस कारण इनकी क्षमता और गति क्या है, आम कंप्यूटरों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपकी। आगे देखिए क्वांटम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से किस प्रकार श्रेष्ठ होते हैं, क्या क्या बेहतर है इनमें। जैसे पहला है कि आपका जो कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर, ये क्या है, ये डिजिटल तुलना कंप्यूटर की तुलना में क्या है, इनको बेहद कम स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी, इनको बहुत ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कम स्टोरेज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इनमें अपेक्षाकृत क्या होगी, कम ऊर्जा खपत होगी। बेसिकली आपका क्या है, ये आपके भविष्य का कंप्यूटर है जिसपे अभी रिसर्च चल रही है। तो क्वांटम कंप्यूटर में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा खपत होती है। ठीक है, एक ही समय में कई गणनाएं करने के कारण इनके माध्यम से एक ही बार में किसी समस्या के कई समाधान दिए जा सकते हैं, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ उस लाइन का, ये एक ही समय में कई सारी गणनाएं करके एक ही बार में किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान बता सकता है, एक से ज्यादा समाधान उसको दे सकता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि अभी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है, इसमें आपको आंशिक 0 और आंशिक 1 मतलब आपको दोनों फॉर्म एक साथ मिल जाती है। साधारण कंप्यूटर में क्या था, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, इसमें आपको एक ही बार में आंशिक 0 भी मिल रहा है और आंशिक 1 भी मिल रहा है, जिस वजह से ये एक ही बार में किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान आपको बता सकता है क्वांटम कंप्यूटर। देखिए जो कि डिजिटल कंप्यूटर में संभव नहीं है। अगला, डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर में डाटा के क्या लीक होने की संभावना भी कैसी रहेगी, लगभग नगण्य होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्वांटम मतलब फोटॉन्स में काम करेगा, क्या करेगा, तो आपकी क्या है यहां पे लीक होने की संभावना नगण्य होगी। ठीक, इसके प्रयोग से क्या होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खगोलीय गणनाओं की परिशुद्धता एवं गति डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। मतलब आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे और आपकी जो खगोलीय गणना है, आपके एस्ट्रोनॉमिकल जो आपके कैलकुलेशंस हैं, वो सब क्या है, वो और ज्यादा प्रिसाइज यानी और ज्यादा शुद्ध, और साथ ही जो गति होगी वो भी कैसी है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में। इसके अलावा इसके द्वारा जटिल रासायनिक मॉडल का भी विश्लेषण किया जा सकता है, जो डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से संभव नहीं है। बहुत से ऐसे थ्योरम्स और जटिल रासायनिक मॉडल हैं जो आज की डेट में डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से आप सॉल्व नहीं कर सकते। उन सब समस्याओं का समाधान भी आप क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। ठीक,
ठीक है। इस प्रकार क्वांटम कंप्यूटर से डाटा विश्लेषण का कैसा हो जाएगा, काफी तीव्र एवं त्रुटि रहित हो जाएगा तथा इससे अन्य नवीन संभावनाओं के द्वार भी खुल जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका क्वांटम कंप्यूटर, जो आपको समझ में आ गया होगा, जो क्या करता है, क्यू बिट्स का प्रयोग करता है, आंशिक 0 और आंशिक 1। और वो कैसे आया था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया था कि वो इतना तेज घूमेगा, इनका जो क्वांटम कण इतना तेज घूमेगा वो, कि वो क्या होगा कि एक ही समय आपको ऊपर भी दिखाई देगा इनका क्वांटम कण, और एक ही समय में नीचे भी दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले इस पे आते हैं, वो है हमारा डीएनए कंप्यूटर यानी बायो कंप्यूटर। ये क्या होता है, देखिए जो डीएनए है वो क्या है, बेसिकली प्रोटीन है ना। तो जो आपका डीएनए कंप्यूटर है वो क्या करता है, डीएनए कंप्यूटर में जो डीएनए या प्रोटीन है उसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, डाटा को संग्रहित तथा प्रोसेस करने के लिए। मतलब डीएनए कंप्यूटर में डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर आप डाटा को संग्रहित तथा प्रोसेस करते हैं। ठीक, जो डीएनए अणु होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली आपके डीएनए अणुओं में आपकी क्या है, आपकी जो आनुवंशिक जानकारी है वो सब रहती है। ठीक है, तो डीएनए अणुओं में छिपी तमाम सूचनाओं को एकीकृत करने और विभिन्न रोगों का इलाज करने के उद्देश्य से ही क्या है, अति सूक्ष्म डीएनए कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है ना। बेसिकली मेडिकल पर्पज से इस कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। तो इस पर आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि क्या है, इन डीएनए कंप्यूटर में डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संग्रहित तथा प्रोसेस किया जाता है। मतलब डाटा का जो स्टोरेज और जो प्रोसेसिंग है वो किसके द्वारा होता है, वो डीएनए के प्रयोग द्वारा होता है। ठीक है, साथ ही जो डीएनए के अणु होते हैं उनमें छिपी हुई तमाम सूचनाओं को एकीकृत करने तथा विभिन्न रोगों का इलाज करने के उद्देश्य से ही अति सूक्ष्म डीएनए कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है, ताकि हम अंदर की जो डीएनए में अणु में आपकी जानकारी छुपी हुई है उनको हम पता कर सकें। ठीक है, तमाम सूचनाओं को एकीकृत कर सकें। आगे देखिए, ये जो डीएनए कंप्यूटर होते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि लगभग आपकी 1 अरब डीएनए कंप्यूटर एक टेस्ट ट्यूब में समा सकते हैं। मतलब बहुत छोटे होते हैं कि आपके जो 1 अरब डीएनए कंप्यूटर हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 अरब डीएनए कंप्यूटर में वो ला सकते हो। ठीक है, इतने सूक्ष्म होते हैं। तथा इन कंप्यूटरों की सहायता से 1 अरब ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। लगभग आपके 1 अरब ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हो, वो भी 99% सफलता है ना। कैसे है ये, इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में आपके 1 अरब डीएनए कंप्यूटर समा जाएंगे। साथ ही इन कंप्यूटरों की सहायता से आप एक बार में एक साथ 1 अरब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो तथा इनकी सफलता की दर भी क्या है, 99% से ज्यादा रहती है। ये कैसे होगा, ये बेसिकली अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अभी क्या है, ये अभी प्रायोगिक चरण में है, अभी ये विकास की अवस्था में है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल नहीं आया है जिसमें बता दिया जाए कि एक साथ 1 अरब ऑपरेशन कैसे कर देगा। ठीक है, उसकी अभी उतना रिसर्च नहीं हो पाई है, ये बहुत ही शुरुआती रिसर्च के लेवल पर है अभी। ठीक, आगे देखिए, यह विश्व का पहला ऐसा प्रोग्राम युक्त कंप्यूटिंग मशीन है जिसके इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और यहां तक कि हार्डवेयर भी किससे बनेंगे, जैविक अणुओं से तैयार किए जाएंगे। जैसा हमारा सामान्य कंप्यूटर जो होता है ये वैसा नहीं है। इसमें क्या है, इन कंप्यूटरों के जो इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, प्रोग्रामिंग जो भी होगी, इवन जो इनका जो हार्डवेयर होगी वो भी किससे तैयार किया जाएगा, वो किया जाएगा जैविक अणुओं से। किससे, वो आपके जैविक अणुओं से तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसा हमारा नॉर्मल कंप्यूटर दिखता है ये वैसा नहीं है। इसके अलावा जो डीएनए कंप्यूटर की खासियत होती है कि इसमें ऊर्जा की खपत कैसी होती है, काफी कम होती है। इसमें काफी कम मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है, जिसके कारण क्या है, इनके मदद से मानव कोशिकाओं के अंदर जाकर इलाज करना संभव होगा। चूंकि ये एनर्जी काफी कम कंज्यूम करती हैं, इसलिए इतने छोटे हैं ये कि इनको हम मानव कोशिका यानी जो ह्यूमन सेल्स हैं उनके अंदर भेजने में भी सक्षम हो पाएंगे और वहां जाकर ये इलाज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका डीएनए कंप्यूटर। कुछ इस तरह से इसका
देख सकते हैं हम डीएनए कंप्यूटर। क्लियर है? एक और देख लीजिए, अगला लास्ट आपका वो है आपका नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर भी क्या है, अभी विकास के प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तो नैनो कंप्यूटर बेसिकली जो है आपका क्या है, नैनो ट्यूब्स पर आधारित है, जिनका जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। और इनके प्रयोग से क्या है, अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर की परिकल्पना की गई है। जो आपके नैनो कंप्यूटर हैं, तो आपकी जो नैनो ट्यूब्स होती हैं जिनका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है, उनके प्रयोग से क्या है, उनके प्रयोग से हम लोग कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके क्या कहलाएंगे, जो आपके कहलाएंगे नैनो कंप्यूटर। ठीक, तो ये था आपका कंप्यूटर के पीढ़ियां। और इसके अलावा आपके अलग से आपको अभी मैंने क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए और नैनो कंप्यूटर भी बताया। अब हम लास्ट में इसके थोड़े देख लेते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, यानी जिनकी शब्द सीमा कितनी है, जिनकी शब्द सीमा 10 शब्द की होती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है, आपको दे देगा वर्ड निर्वात नली, यानी वैक्यूम ट्यूब, आपको सीधे बोल दिया निर्वात नली के ऊपर 10 शब्द लिखो। तो क्या लिखोगे आप एग्जाम में? भाई 10 शब्दों में आपको क्या लिखा जाता है, जो सबसे प्रोमिनेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक हो वही लिखा जाता है। तो निर्वात नली बेसिकली क्या थी, निर्यात नली प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक थी। ठीक, जो आकार में बड़ी थी तथा जिसका उपयोग लॉजिक सर्किट्स या लॉजिक सर्किट आपकी सर्किटरी बनाने के लिए किया गया था। तो आपकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वैक्यूम ट्यूब की, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिख दोगे कि निर्वात नली क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक, जो आकार में बड़ा, अधिक ऊर्जा खपत करने वाला था, अधिक ऊर्जा खपत करता था, साथ ही क्या था, इसका प्रयोग लॉजिक सर्किट बनाने में किया गया था। ठीक, इसी प्रकार अगला आप बोल दोगे कि आपका सीधे पूछ लेगा आपसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या दो, एक उदाहरण दो। तो मैंने आपको एनएक बताया था कि एनएक को याद रखना, हो सकता है आपसे एनएक पूछ लिया, उसका फुल फॉर्म ही पूछ ले। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा क्या है ट्रांजिस्टर के ऊपर 10 शब्द लिखो। तो आप क्या लिख सकते हो कि ट्रांजिस्टर क्या था, ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, मुख्य अवयव था, जो आकार में छोटा तथा कम विद्युत खपत करने वाला होता था। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है एकीकृत पत्र आईसी के बारे में लिखो, आप लिख दोगे 10 शब्द में। चुंबकीय ड्रम क्या है, मैग्नेट टेप क्या है, ये मैंने आपको बताया है किस किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय ड्रम और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। तो आपको केवल इतना बताना है कि इस पर्टिकुलर पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग आपकी प्राथमिक या द्वितीयक जो भी मेमोरी है उसके लिए किया गया था। ठीक है, ऐसे आपका माइक्रोचिप है जो भी मैंने आपको समझाया, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर। जब 10 शब्द लिखने की बात आती है तो आपको उसका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी को लिखना चाहिए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखें तो उसमें आप क्या आ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि 5-6 लाइन में बताओ 50 वर्ड में कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, चौथी पीढ़ी के क्या है, 5वीं पीढ़ी के क्या है, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है और डीएनए कंप्यूटर क्या होता है। इन सभी को वो आपसे 50 वर्ड या 5-6 लाइनों में पूछ सकता है। तो इनको भी आप लिख सकते हो कि आपसे तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछ ले, या मान लीजिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछ ले क्या है, तो आप लिख दोगे जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है वो क्या है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, या अभी भी विकास के क्रम में है इनका विकास। ठीक है, साथ ही जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको लिखवाए थे मेन कि इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। ठीक, आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जाएगा, यदि आता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको
जितनी भी मैंने पीढ़ियां समझाई हैं, पहली जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन, उन सभी पीढ़ियों के मेन कैरेक्टरिस्टिक लिख देने हैं, और जब सब आप लिख दोगे तो अपने आप आपके 200 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो इस टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए हमारा जो क्लास है यहीं तक रहे, अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।